Hello everyone, welcome you in the social science class। आज हम इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं? हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना है नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया था, कौन कौन से चैलेंजेस थे और नेशन स्टेट्स कैसे बनी थी। और साथ में हमने इसमें स्टडी किया था फ्रेडरिक सयो की जो पेंटिंग, जो अपने ड्रीम वर्ल्ड दैट इज़ डेमोक्रेटिक एंड द सोशल वर्ल्ड की जो कल्पना की थी, उसकी जो पेंटिंग बनाई थी, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और इस वीडियो में हमने ये स्टडी करना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था और उसके क्या इफ़ेक्ट हुए थे, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 अगेंस्ट द मोनार्की। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बारे में आपने अपनी 9th क्लास में स्टडी किया होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था इन फ्रांस अगेंस्ट द मोनार्की। मीन्स वहाँ पर पहले क्या था, किंग का रूल था। जैसा कि यूरोप में हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि आज से पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी, सब जगह जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, राजा महाराजा थे, वो अपना रूल करते थे। और उस समय फ्रांस में भी ऐसा ही था। और थोड़ा सा और देखते हैं कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेट में कौन सा आता था? फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी, जो चर्च के लोग होते थे वो उसमें शामिल थे फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में थे जो वेल्थी पर्सन, अरिस्टोक्रेटिक, जो मिनिस्टर्स, दैट इंक्लूडेड इन द सेकंड स्टेट। और थर्ड स्टेट में आते थे सभी कॉमन पीपल, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, पीजेंट एट्सेट्रा, दैट आर द पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट। और यहाँ पर ये डिफरेंसेस थे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट उनको सभी फैसिलिटीज़, प्रिविलेजेस मिली हुई थी, एंड थर्ड स्टेट कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थी सोसाइटी में। और सभी काम कौन करते थे? थर्ड स्टेट। और जो टैक्स पे करते थे दैट इज़ आल्सो पेड बाय द थर्ड स्टेट। तो ऐसे समय में कुछ जो एजुकेटेड लोग थे ऑफ द मिडिल क्लास, लाइक बिजनेसमैन, टीचर्स, ट्रेडर्स, उनके मन में ये बात आई कि जैसे उनको बाकी सबको राइट्स मिले हुए हैं तो हमें भी राइट्स मिलने चाहिए, हम भी तो इसी कंट्री का पार्ट है। तो उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इससे कुछ चेंजेस आए सोसाइटी में, उन चेंजेस के बारे में हमने यहाँ पर देखना है। अब उनके मन में ये आया है कि नेशन स्टेट होने चाहिए, सभी कुछ सेम होना चाहिए, अगर हम भी काम करते हैं तो हमारे पास सभी प्रिविलेजेस होने चाहिए। तो यहाँ से जब रेवोल्यूशन हुआ, इस राजा के गर्ल्स दैट इज लुई 16 जो वहाँ का मोनार्क था फ्रांस का, उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ। राजा से जो पावर ट्रांसफ़र होगी मोनार्क से कॉमन पीपल, लोगों के पास आ गई। नेशनल फ्लैग, उन्होंने अपना नया नेशनल फ्लैग बनाया। स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, तो उन्होंने एक स्टेट जनरल इलेक्टेड की, कुछ मेंबर्स इलेक्टेड किए और उसका नाम रखा नेशनल असेंबली। जैसा कि आजकल अब पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं और वो रूल करते हैं, वैसे ही उन्होंने भी स्टेट जनरल इलेक्ट की और उसका नाम क्या रखा? नेशनल असेंबली। अब इसके लिए लोग ने नई नई हाइम्स कंपोज करनी शुरू कर दी। मीन्स देशभक्ति की भावनाएं लोगों में आने लगी, हर जगह लोग नए नए देशभक्ति के सॉन्ग
उन्होंने कंपोज करने शुरू कर दिए, ओथ सवारते कस्में खानी शुरू कर दी और दो नए आइडियाज़ आए, दैट इज़ ला पैट्री एंड द ल्यूसिटियन। मीन्स फ्रांस हमारी फादरलैंड है और वी आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस। हम फ्रांस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और जो भी काम होने लगा देश के नाम पर, नेशन के नाम पर होना शुरू हो गया और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। मीन्स जो सभी काम हो गए उसके लिए एक ही गवर्नमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीज़न लिए जाएंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मीन्स जैसे अगर हम किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर अपना सामान बेचते हैं, ले जाते हैं, तो उस पर टैक्स लगाए जाते थे। पर पुराने समय में एक कंट्री के अंदर ही कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी कंट्री में महाराष्ट्र से गुजरात में सामान ले जा रहे हैं तो वहाँ पर भी टैक्स लगेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया। मीन पूरे फ्रांस में एक ही सिस्टम अपनाया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेज़र। पहले अलग अलग यूनिट से, मीन्स जैसे आजकल एक यूनिट है किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पहले यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, हर एक जगह वेट्स और मेज़र के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम अपनाए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सामान कोई ख़रीदते हो, अगर महाराष्ट्र में ख़रीदते हो सामान, तो वहाँ पर आपको 1 किलो में जो सामान मिलता है उसमें मान लो आपने मैंगोस लिए तो 1 किलो में आपको 4 मैंगोस मिल रहे हैं। अगर वही सामान आप गुजरात में ले रहे हो तो वहाँ पर 2 मिल रहे हैं। मीन्स यूनिफॉर्म वेट और मेज़र नहीं थे। तो इसको भी फिनिश करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम स्टार्ट किया गया। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज और उन्होंने सभी जो डायलेक्टिक्स लैंग्वेज थी, जो लैंग्वेज में डिफरेंसेस था, उसको समाप्त कर दिया, एक ही लैंग्वेज बना दी, दैट इज़ द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि सब जगह अब फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाएगी। इसके साथ साथ जैकोबिन क्लब्स बनाए गए, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द मिडिल क्लास। किस लिए बनाए कि अब तो फ्रांस में तो नेशन स्टेट बन चुका है, फ्रांस में चेंजेस आ चुके हैं, तो ये जो फीलिंग आई है लोगों के बीच में नेशनलिज्म की, तो इसे हम बाकी यूरोप में भी फैलाएंगे। तो इसके लिए जैकोबिन क्लब बनाएंगे। उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की, आर्मी को, फ्रेंच आर्मी को तैयार किया। अब वो कौन से एरिया में मूव कर रहे हैं? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन 1719 तक इन एरिया में सब लोग मूव कर रहे, यानी पूरे यूरोप में हम नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। जहाँ तक तो फ्रांस में सब कुछ सही चल रहा था। 1789 से लेकर 1799 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है, लोगों के पास राइट्स आ गए हैं, नेशन स्टेट बन चुका है। पर अब यहाँ पर एंट्री होती है 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट की। 1799 टू 1815 तक फ्रांस में जो नेशनल असेंबली इलेक्ट की गई थी, जो सभी डिसीज़न लेगी, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, तो उसके जो मेंबर्स थे उनके आपस में ही कुछ कन्फ्लिक्शंस रहते थे, किसी भी डिसीज़न पे वो एक मत नहीं होते थे, जिसकी एडवांटेज ली नेपोलियन बोनापार्ट ने और फ्रांस पर अपना कंट्रोल कर लिया 1799 में। इसके बाद नेपोलियन ने अपना एक नेपोलियन कोड, कुछ रूल्स बनाए जिसको हम नेपोलियन कोड या सिविल कोड के नाम से जानते हैं। 1804 में नेपोलियन कोड बनाया था। इसके अकॉर्डिंग उसने कुछ चेंजेस किए फ्रांस के सिस्टम में, दैट्स आर फर्स्ट इज़ इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मीन्स सभी लोग इक्वल हैं, कोई भी अलग नहीं है। जैसे कि पहले फ्रांस में सोसाइटी थी,
फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी प्रिविलेजेस थी उनको फिनिश कर दिया गया। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले किसी के पास भी प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। जो मेन अरिस्टोक्रेट थे वही थे जिनके पास लैंड होती थी, अपनी प्रॉपर्टी बना सकते थे। अब ये राइट सभी को दे दिया, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। फ्यूडल सिस्टम वाज रिमूव्ड। फ्यूडल सिस्टम मीन्स पहले जो लैंड होती थी फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो राजा महाराजा के पास होती थी या फिर जो अरिस्टोक्रेट है उनके पास होती थी, पर जो मेन थे किंग के पास होती थी। जो अरिस्टोक्रेट थे, जो पीजेंट थे, उनके पास कोई भी लैंड नहीं थी। वो कहाँ काम करते थे? इनकी लैंड के ऊपर। इसे कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। इस सिस्टम को भी उसने रिमूव कर दिया। फ्रीड प्रेजेंट फ्रॉम द सेफ्रडम, और पीजेंट्स को पूरी तरह फ्रीडम मिली। अब वो अपनी लैंड पे काम कर सकते हैं, उनके पास भी काम होगा, लैंड होगी, और दूसरे की ज़मीन पर कोई फ्री काम करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। जो ट्रेड पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, उसको भी रिमूव कर दिया। जैसा कि अभी हमने स्टडी किया था, पूरे फ्रांस में अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ थी। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, उनको फिनिश कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम बनाया गया। हर जगह एक ही सिस्टम होगा वेट और मेज़र के लिए। कॉमन करेंसी स्टार्ट कर देगी कि पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी चलेगी। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करते थे, जाते थे, तो उन्हें नई करेंसी खरीदनी पड़ती थी। वहाँ पर ट्रेड करने के लिए या सामान खरीदने के लिए पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी इशू कर दी, अलग अलग करेंसी नहीं होंगी। पर यहाँ तक तो सभी लोग खुश थे कि जो बोनापार्ट का रूल है वो सही है। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो चुका है। बिजनेसमैन, traders, workers, peasants, everyone is happy with Napoleon Bonaparte. But this system has some drawbacks. कुछ कमियां थी सिस्टम में, वो क्या थी अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, नो पॉलिटिकल फ्रीडम। पहले जो लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम थी, मीन्स पॉलिटिकल राइट्स थे, वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकते थे। अब वो राइट उनके पास नहीं थे, छीन लिए गए थे। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, दोबारा फिर से मोनार्की आ चुकी थी, मीन्स एक राजा का रूल था। इंक्रीज द टैक्सेशन, उसने टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे। सेंसरशिप, सेंसरशिप मीन्स कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता था, कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, और जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी पब्लिश होगा, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नेपोलियन बोनापार्ट। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, और ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। क्या कारण था? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक एम्बिशियस किंग था और वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्केर करना चाहता था, जिस कारण से उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया था। और इसीलिए उसको ज़्यादा वेपन्स लेने के लिए, आर्मी का खर्च उठाने के लिए ज़्यादा मनी चाहिए थी, वेल्थ चाहिए थी, इसलिए टैक्सेशन भी इंक्रीज़ कर दिए थे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन द नेपोलियन बोनापार्ट सिस्टम। तो लोग उसके अगेंस्ट हो चुके थे, और इससे लोग नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे, और उनमें फिर से ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी कि हमारा अलग नेशन स्टेट बननी चाहिए। और ये नेशन स्टेट कैसे बनेगी, यूरोप में कैसे आएंगी, मेकिंग ऑफ द नेशन स्टेट इन द यूरोप, that we discuss in the next topic of this chapter. I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.